जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी की कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए ब्लैक शार्क टॉर्पेडो एक बार फिर से आई रेस में। इस साल के अंत तक वियतनाम के साथ साइन हो सकती है ब्रह्मोस की डील। 26 रफाल एम फाइटर्स के साथ एयरफोर्स के लिए 40 और रफाल फाइटर्स। इंडियन आर्मी में सोल्जर्स की कमी और बिना प्रॉपर रिसर्च के यूएवी परियोजना को शुरू करने से एचएएल ने किया 9 करोड़ रुपये से ऊपर का लॉस। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की कलवरी क्लास सबमरीन्स के लिए जो 48 हैवी वेट टॉर्पेडोज को सप्लाई करने वाला कंपटीशन था, तो इसमें से जर्मनी की थाइसन करब मरीन सिस्टम बाहर हो गई है और अब इस कंपटीशन में केवल फ्रांस की नेवल ग्रुप बची हुई है। लेकिन फ्रांस के द्वारा जो टॉर्पेडोज ऑफर की जा रही हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसी वजह से अब इस कॉम्पिटिशन में एक ऐसी टॉर्पेडो की एंट्री हो रही है जिसका अतीत विवादों से भरा हुआ है, और वो है इटली की ब्लैक शार्क टॉर्पेडो। ये जो ब्लैक शार्क टॉर्पेडो है तो ये 2008-2009 में 98 टॉर्पेडोज को सप्लाई करने वाले टेंडर में फ्रंट रनर बनी हुई थी। लेकिन इसकी कंपनी पर इरेगुलरिटीज के कुछ आरोप लगे थे और जिसके बाद इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। बाकी इस इटालियन टॉर्पेडो को भारत द्वारा आखिरी बार 2009 में ही टेस्ट किया गया था और अब जो लेटेस्ट कंपटीशन है 48 हैवी वेट टॉर्पेडोज को सप्लाई करने वाला, तो उसमें टॉर्पेडोज के फ्रेश ट्रायल्स को जरूरी नहीं रखा गया है। और जो ब्लैक शार्क टॉर्पेडो है वो इटालियन फर्म लियोनार्डो से बिलोंग करती है, जिसे अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले में करप्शन के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया था। और ये इटालियन कंपनी कई दशक तक भारत में ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट भी की गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से इंडियन मार्केट में एंट्री लेने का प्रयास कर रही है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि टॉर्पेडो वाला जो बिजनेस है उसे एक दूसरी इटालियन कंपनी जिसका नाम है फिनकेटेरी, तो उसके द्वारा एक्वायर किया गया है और जो कि भारत में काफ़ी लंबे समय से मौजूद है। और इस कंपनी ने पास्ट में इंडियन नेवी के लिए 2 फ्लीट टैंकर्स को भी सप्लाई किया था। लेकिन आपको ये भी रिमाइंड करा दें कि दिसंबर 2024 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत के स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पेडो को इंटीग्रेट करने के लिए फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ 877 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पेडो है जिसका नाम है तक्षक, तो ये भारत के स्वदेशी वरुण अस्त्र टॉर्पेडो का ही एक एडवांस वर्जन है। रॉयटर्स की तरफ से जो एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक भारत सरकार अब दूसरे देशों की शॉपिंग लिस्ट में अपने मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, बैटलशिप्स, तो इस तरह की आर्म्स डील को पुश करने पर काम कर रही है। और इसी के तहत भारत अपने स्टेट ओन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की एबिलिटी को एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें उनके क्लाइंट्स के लिए लॉन्ग टर्म और लो कॉस्ट लोन्स के ऑफर्स भी शामिल हैं। और ये भी क्लेम किया गया कि इसमें वो भी क्लाइंट्स आते हैं जिनका पॉलिटिकल या फिर क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल उन्हें कन्वेंशनल फाइनेंसिंग के एक्सेस तक लिमिट करता है। और इस नए प्रोग्राम के तहत जो भारत सरकार है वो फॉरेन मिशंस में अपने डिफेंस अटैचेस की संख्या को बढ़ा रही है ताकि हथियारों के डील्स को गवर्नमेंट डायरेक्टली नेगोशिएट कर सके। और क्लेम किया गया कि भारत फिलहाल अभी उन गवर्नमेंट्स को टारगेट कर रही है जो बहुत लंबे समय से हथियारों के लिए रशिया पर निर्भर थे। और चूंकि भारत का वेस्ट और रशिया दोनों से ही आर्म्स टेक्नोलॉजी को खरीद के उसको एब्जॉर्व करने का इतिहास रहा है, तो ऐसे में अब जो कंट्रीज वेस्ट और रशिया दोनों के ही ऑल्टरनेटिव्स देख रही हैं, तो उनकी तरफ से भारत को इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हुई हैं। क्योंकि भारत जिस कीमत पर आर्म्स टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकता है तो वो वेस्ट और रशिया दोनों की कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत है वो 155 mm वाले आर्टिलरी एम्यूनिशन को केवल $300 से $400 पर पीस के रेट से मैन्युफैक्चर कर सकता है, और जबकि इसी सेम एम्यूनिशन के जो यूरोपियन इक्विवेलेंट्स हैं वो $3000 से भी ऊपर बिकते हैं। भारत की जो कंपनियां हैं वो $3 मिलियन पर पीस के रेट से हावर्जर्स को सेल कर सकती है, जो कि यूरोपियन मेड वर्जन्स की कॉस्ट की तुलना में लगभग आधा है। और कुछ वेस्टर्न नेशंस जिन्होंने कोल्ड वॉर के बाद से अपनी आर्टिलरीज और अन्य डिफेंस प्रोडक्शंस को कम कर दिया था, तो वह अपनी फैक्ट्रीज को रीस्टार्ट करने के लिए रश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो स्टेट ऑन म्यूनिशंस इंडिया है, तो उसने इस तरह की कैपेसिटी को पहले से मेंटेन करके रखा हुआ है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी को कट ना करने के कारण ये भी है कि भारत के चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार थ्रेट बने रहते हैं। और भारत एग्जिम बैंक के माध्यम से आर्म्स एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग को इंक्रीज करने की योजना बना रहा है। और इनमें से एक बड़ी मार्केट जहाँ पे भारत एक्सपेंड करने की उम्मीद कर रहा है वो है ब्राज़ील, जहाँ जनवरी में एग्जिम बैंक का ऑफिस भी ओपन किया गया था। और भारत अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया रीजन्स में अपने आर्म्स एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक फॉरेन एम्बेसीज में भारत की कम से कम 20 नए डिफेंस अटैचेस को डिस्पैच करने की योजना है। और इन होस्ट नेशंस में अल्जीरिया, मोरक्को, गुयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथोपिया और कंबोडिया आते हैं। और इन डिफेंस अटैचेस का कार्य होगा भारत के हथियारों को फॉरेन नेशंस में प्रमोट करना। और ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी है आर्मेनिया से, जहां भारत ने लास्ट ईयर ही पहली बार डिफेंस अटैच को पोस्ट किया था। और आर्मेनिया के साथ भारत की कितनी महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स हुई हैं वो आप सभी जानते ही हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार की योजना में भारत को टॉप आर्म्स इंपोर्टर के बजाय अब टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर बनाने की तैयारी है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील है वो इस वर्ष के अंत तक साइन होने की पूरी उम्मीद है। और इसको लेकर जो बातचीत है वो अपनी फाइनल स्टेज में चल रही है।
और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो फिलीपींस के बाद फिर वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर बनेगा। और जबकि इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि ब्राज़ील भी अपनी नेवी के लिए भारत से कुछ वॉरशिप्स को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है जिसमें भारत शक्ति की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि नेवी की जो 26 रफाल एम फाइटर्स वाली डील है, जो कि 28 या फिर 29 अप्रैल को औपचारिक रूप से साइन हो सकती है, तो इसी डील के साथ जो भारत है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए 40 एडिशनल रफाल फाइटर्स को G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से खरीदने की तैयारी कर रहा है। और इसको लेकर भारत और फ्रांस के ऑफिशियल्स के बीच हाल ही में एक हाई लेवल टॉक्स हुई हैं, जिसमें न केवल भारत के हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए सैफरन के साथ इंजन से संबंधित डिस्कशंस हुए थे, जबकि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए एडिशनल रफाल फाइटर्स के लिए ग्राउंड वर्क को भी इनिशिएट किया गया है और जिसे फास्ट ट्रैक MRFA प्लस एग्रीमेंट करके डिस्क्राइब किया गया है। और जबकि कुछ ही दिनों पहले द प्रिंट की तरफ से भी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो भारत है वो फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए निगोशिएट कर रहा है। लेकिन इसी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया था कि फ्रेंच फर्म डसॉल्ट एविएशन ने स्पष्ट कर रखा है कि अगर रफाल की भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्थापित करनी है तो उसके लिए उन्हें कम से कम 100 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स चाहिए। अब बाकी एयरफोर्स के लिए एडिशनल रफाल आते हैं तो कब आते हैं ये तो फिलहाल अभी नहीं पता, लेकिन एक चीज़ जरूर आ गई और वो है MRFA का नया टर्म। पहला था MRFA, फिर MRFA 2.0 और अब है फास्ट ट्रैक MRFA प्लस एग्रीमेंट। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने नॉर्थ सिक्किम में LAC के साथ अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेमोस्ट्रेट किया था और इससे संबंधित आर्मी ने जो ऑफिशियल वीडियोस शेयर करी हैं तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इंडियन आर्मी सोल्जर्स को एडवांस इक्विपमेंट से इक्विप किया गया है और इसके अलावा ये फुल बॉडी आर्मर के साथ भी दिखे हैं। और जबकि इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल की तरफ से शेयर की गई पोस्ट से इस बारे में जानकारी मिली है कि आर्मी ने दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर के एक्सट्रीम टेरेन में अपने एटॉर स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स जिनका नाम रखा गया कपिध्वज, तो उन्हें भी औपचारिक रूप से इंडक्ट कर दिया है। और कपिध्वज का जो इंडक्शन है वो इस एरिया में आर्मी की मोबिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और इसके डेमोस्ट्रेशन के दौरान कपिध्वज ने सियाचिन ग्लेशियर के एक्सट्रीम टेरेन में एक अर्जेंट कैजुअलिटी इवैक्यूएशन को भी परफॉर्म किया था। और जबकि इसी तरह से आर्मी के स्पेयर कोर ने भी फॉरवर्ड ऑपरेशनल एरियाज में अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान अत्याधुनिक इक्विपमेंट को इंटीग्रेट किया था। और इस एक्सरसाइज में मोबिलिटी, रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनासेंस और एडवांस्ड कम्युनिकेशंस को इन्हेंस करने पर फोकस किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया है कि वर्तमान समय में इंडियन आर्मी में 1 लाख से अधिक सोल्जर्स की कमी है। और बताया गया है कि वर्तमान समय में आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ है 12.48 लाख और जबकि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो इससे 1 लाख ज़्यादा है। और आर्मी में विशेष तौर पर 92,410 JCOs और नॉन कमीशन ऑफिसर्स की शॉर्टेज पाई गई है। और जबकि जुलाई 2024 तक ऑफिसर्स की कैटेगरी में 16.71% की शॉर्टेज है। बाकी शॉर्टेज को लेकर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जो अग्निपथ स्कीम है वो जल्द ही सोल्जर्स की शॉर्टेज को पूरा करेगी। और जबकि इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए और भी मल्टीपल स्टेप्स उठाए गए। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन स्टेप्स में सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स में कुछ नए तरह के मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि ऑफिसर्स के मामले में जिन कैंडिडेट्स के SSBs हैं तो उनको मल्टीपल चैनल्स के माध्यम से उनके इंटरव्यू डेट्स के बारे में रिमाइंड कराया जा रहा है। और जो कैंडिडेट्स इंटरव्यूज़ को मिस कर देते हैं तो उनको दूसरा चांस देने का प्रोसेस भी अपनाया गया है। इसके अलावा SSB बैचेस की संख्या को डबल करने की योजना पर भी काम चल रहा है। और जो मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं तो उनको भी स्पीड अप करने की प्रोसेस है। और ट्रूप्स की जो शॉर्टेज है वो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से ज़्यादा देखी गई है क्योंकि इन 2 वर्षों में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कि CPU, तो उसने ये पाया है कि HAL ने IIT कानपुर के कोलैबोरेशन के साथ जो रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम को शुरू किया था जिसमें फ्यूचर सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर को विकसित किया जाना था, तो ये प्रोग्राम बिना डिटेल मार्केट सर्वे और डिमांड असेसमेंट के शुरू किया गया था, जिस वजह से इसके लिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी हुई और इससे लगभग 9.54 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल लॉस हुआ। और ये जो रोटरी UAV प्रोग्राम है जो कि प्रोजेक्ट 3 में आता है, तो इसे HAL के बोर्ड ने 23.18 करोड़ रुपीस के साथ मंजूर किया था। और जबकि इसको लेकर CAG ने पाया है कि एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद ये जो प्रोजेक्ट 3 था ये डिफेंस यूज़ के लिए रिक्वायर्ड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में कामयाब नहीं रहा था। और उसका कारण था इसकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़, जैसे कि केवल 2.5 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी, केवल 1 घंटे का इंड्योरेंस टाइम और रेंज 8 से 10 किलोमीटर। और इन स्पेसिफिकेशंस को डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। और ये भी कहा गया कि इस परियोजना में पोटेंशियल यूजर से प्रायर इनपुट की भी कमी थी, जिस वजह से इस प्लेटफॉर्म का जो डेवलपमेंट है वो एक्चुअल मार्केट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के हिसाब से अलाइन नहीं हो सका। और जबकि CAG की इस जांच पर HAL ने जब CPU को रिटर्न रिप्लाई में रिस्पॉन्ड दिया तो उनका ये कहना था
कि एक बड़े D&D प्रोजेक्ट के फुल स्केल डेवलपमेंट पर रिसोर्सेज लगाने से पहले कंपनी ने मेजर्ड अप्रोच को सुनिश्चित किया था और जो प्रोजेक्ट 3 है तो उसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया जिसने प्रोजेक्ट 4 को विकसित करने के लिए HAL को कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस दिया था। हालांकि जो CPU है वो HAL के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि उनका यह कहना है कि इन परियोजनाओं में जो क्रूशियल परफॉर्मेंस असेसमेंट्स होते हैं तो उन्हें HAL ने कंडक्ट नहीं किया था, और इसलिए CPU ने रिकमेंड किया है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर इन्वेस्ट करने से पहले HAL को पोटेंशियल बायर्स के इंटरेस्ट को जानने के लिए एक डेडिकेटेड मार्केट रिसर्च एंड डिमांड फोरकास्टिंग डिवीजन को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि किसी भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर काम करने से पहले हमें पता हो कि इसके पोटेंशियल बायर्स कौन से हैं भी या नहीं हैं, और अगर हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में किस तरह से है, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली फिर उस परियोजना पर काम हो सके। इसके अलावा CPU ने HAL को यह भी रिकमेंड किया है कि वे अपने सभी फ्यूचर पायलट प्रोजेक्ट्स को मौजूदा डिफेंस प्रोक्यूरमेंट रोड मैप्स के अनुसार ही अलाइन करें, ताकि कॉन्ट्रैक्ट पोटेंशियल बढ़ सके और हम रिसोर्सेज के मिस एलोकेशन को अवॉइड कर सकें। और CPU ने यह भी रिकमेंड किया है कि एक बड़े लेवल के UAV डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उन्हें उसके पोटेंशियल बायर से लेटर ऑफ इंटेंट सुनिश्चित करना चाहिए। बाकी इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत की संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित किया था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बिल है ये पास तो हुआ था भारत के लिए, लेकिन इससे पता नहीं क्यों हमारे आस पड़ोस में दिक्कतें काफ़ी हो रही हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की तरफ से इस पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आई थी। जैसे कि पहले पाकिस्तान ने इस बिल को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रन करने का प्रयास किया, जिसमें पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने इस बिल की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि ये जो कानून है ये भारतीय मुसलमानों के धार्मिक और आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि ऐसा एक्चुअल में है भी नहीं। और फिर पाकिस्तान की इस फिजूल सी टिप्पणी पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि हम भारत की संसद द्वारा पारित वक्फ अमेंडमेंट बिल पर पाकिस्तान द्वारा की गई प्रेरित और निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज करते हैं, और पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है, जबकि पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय उनके वहाँ माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में अपने खुद के खराब रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी कुछ संगठन है जिन्होंने ढाका में इंडियन एम्बेसी में इस बिल को लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई थी। बाकी आतंकिस्तान और कंगाल देश की इन टिप्पणियों का महत्व उतना ही है जितना इस दुनिया में आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तान का है, मतलब 0। खैर, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक निशान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1996 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान डेप्यूटी कमांडेंट सुभाष शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1944 में 3 असम राइफल्स के राइफलमैन IND राव लोताई और राइफलमैन शिवराम कचारी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट को कब रेस किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।